हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अल्कली स्पेक्ट्रा के बारे में। बेसिकली अल्कली स्पेक्ट्रा में जो सीरीज होती है चार, यानी प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज और डिफ्यूज सीरीज और फंडामेंटल सीरीज, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें हम देखेंगे रिडबर्ग शूस्टर लॉ क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे रुनजेज लॉ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अल्कली स्पेक्ट्रा। अल्कली एटम कौन से होते हैं? जैसे आपके पास सोडियम है। सोडियम कैसा है? अल्कली एटम है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एन अल्कली एटम, यानी पहले इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, जो अल्कली एटम है उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में थे। फिर बाहर से एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन पहुंच गए एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट से जब नीचे की तरफ ट्रांजिशन करेंगे, तो जब वो एमिशन करेंगे फोटोन का, वो फोटोन को अगर हम 1 सेकेंड, तो सपोज आपके पास ये एनर्जी लेवल हो गया अल्कली एटम का। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। और यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही बाहर से एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, या यहाँ जा सकता है ये, या ये यहाँ जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आएगा तो ट्रांजिशन करेगा। फिर यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो एक फोटोन निकलेगा। और फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो एक फोटोन निकलेगा। तो अगर इन फोटोन को हम स्पेक्ट्रोमीटर में भेजें तो हमें क्या मिलेगी? एक ब्राइट लाइन दिखाई देगी। ठीक है, एक ब्राइट लाइन दिखाई देगी। इसी को बोला जाता है, ये जो ब्राइट लाइन दिखाई देगी आपको, ये इसी को बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। सभी एटम के लिए प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है ना। सभी एलिमेंट के जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो इनका जो अल्कली एटम्स हैं, इनका जो स्पेक्ट्रम आएगा उसमें बेसिकली आपको 4 सीरीज मिलेंगी। इसमें से पहली सीरीज है एमिशन स्पेक्ट्रम, इसी को बोलते हैं ना। एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल में आए, यानी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आए, तो जो फोटोन एमिट करता है, उसी फोटोन की प्रॉपर्टी है स्पेक्ट्रम। तो ये जो एमिशन हो रहा है फोटोन का, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है एमिशन स्पेक्ट्रम। So spectral lines in the emission spectrum of an alkali atom form 4 सीरीज। 4 सीरीज बनाता है। कौन कौन सी सीरीज होंगी? प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज एंड फंडामेंटल सीरीज। तो प्रिंसिपल सीरीज क्या होगी? प्रिंसिपल सीरीज में आपके पास होगा R डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस का स्क्वायर माइनस R डिवाइडेड बाई एम प्लस पी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे S क्या है, P क्या है, ये बेसिकली रिडबर्ग कांस्टेंट की तरीके हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशन है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, सो M बराबर है आपके पास 2 3 4 इन्फिनिटी। फिर आपके पास शार्प सीरीज है। शार्प सीरीज में क्या होता है? R डिवाइडेड बाई 2 प्लस पी का स्क्वायर माइनस R डिवाइडेड बाई एम प्लस एस का होल स्क्वायर। यहाँ पे M आपके पास कितना है? 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। फिर आ जाते हैं डिफ्यूज सीरीज में। तो डिफ्यूज सीरीज क्या होगा आपके पास? सो हाँ, एक चीज और, ये न्यू क्या है ना, ये क्या है? ये बेसिकली है 1/λ, यानी जो फोटोन इमिट हो रहा है प्रिंसिपल सीरीज जिसको हम बोल रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ का इनवर्स। ये जो न्यू बार है ये बेसिकली क्या है? 1/λ। और 1/λ इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। न्यू बार को बोलते हैं वेव नंबर। 1/λ क्या है? वेव नंबर। The wave number of principal series is given by this expression. Wave number of sharp series is given by this expression, and wave number of diffuse series is given by this expression. फंडामेंटल सीरीज के लिए ये होगा। ओके, तो डिफ्यूज सीरीज की अगर हम बात करें तो वेव नंबर हो जाएगा, इसको लिखेंगे कैसे? m, तो ये इसको स्पेसिफाई करेगा और d बताएगा डिफ्यूज सीरीज को, है ना। सो ये हो गया आपके पास r डिवाइडेड बाई 2 प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस r डिवाइडेड बाई एम प्लस डी का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास फंडामेंटल सीरीज होगी अल्कली स्पेक्ट्रा में, विच इज न्यू एम। तो एम इसको स्पेसिफाई करेगा और एफ क्या स्पेसिफाई करेगा, यानी ये फंडामेंटल सीरीज है। तो फंडामेंटल सीरीज के करस्पॉन्डिंग जो वेव नंबर होगा वो आपके पास आ जाएगा r/3 प्लस डी माइनस r/m प्लस एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, m बराबर 4 5 6। सो पी एस डी एफ रिप्रेजेंट रिडबर्ग करेक्शन फॉर करस्पॉन्डिंग सीरीज। तो ये बेसिकली क्या है? रिडबर्ग मॉडिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं पी एस डी एफ।
ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं रिडबर्ग शूट्सर लॉ में। तो रिडबर्ग शूट्सर लॉ क्या बोलता है कि आपके पास न्यू पी माइनस न्यू एस इंफिनिटी और डी इज इक्वल टू आर वन प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस आर टू प्लस पी का होल स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये जो पहला टर्म है आर वन प्लस एस, आर टू प्लस पी और आर टू प्लस पी का होल स्क्वायर, आर थ्री प्लस डी का होल स्क्वायर, तो ये हम कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हमारा m इनफाइनाइट होगा, जब हमारा m इनफाइनाइट अगर हो जाए तो ये इनफाइनाइट रख देंगे, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका कौन सा टर्म है? ये इनफाइनाइट m बराबर इनफाइनाइट वाला टर्म है। इसी को बोलते हैं सीरीज लिमिट। ठीक है, जो इनफाइनाइट वाला टर्म होता है उसे क्या बोलते हैं? सीरीज लिमिट। ओके, तो यहाँ पे इसका इनफाइनाइट वाला टर्म ये हो जाएगा, ठीक, यानी शार्प सीरीज का। और डिफ्यूज सीरीज का भी जो आपके पास इनफाइनाइट टर्म है यानी न्यू डी इनफाइनाइट, वो भी सेम है। तो शार्प सीरीज का इनफाइनाइट वेव नंबर और डिफ्यूज सीरीज का इनफाइनाइट वेव नंबर दोनों सेम होते हैं, जो कि होते हैं आर इज इक्वल टू टू प्लस पी का होल स्क्वायर। ठीक, फिर ये आपके पास फंडामेंटल सीरीज का डिफ्यूज फंडामेंटल सीरीज का जो इनफाइनाइट वेव नंबर वाला टर्म है, राइट। तो रिडबर्ग शूट्सर लॉ बोलता है द वेव नंबर difference between the principal series limit and sharp series limit, यानी न्यू p इनफाइनाइट और न्यू s इनफाइनाइट या न्यू d इनफाइनाइट, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही है, इसका सीरीज लिमिट सेम ही है आर अपान टू प्लस पी का होल स्क्वायर। चाहे शार्प सीरीज के सीरीज लिमिट की बात करें या डिफ्यूज सीरीज की सीरीज लिमिट की बात करें, तो ये जो होगा, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें, प्रिंसिपल सीरीज का सीरीज लिमिट और शार्प सीरीज का सीरीज लिमिट का डिफरेंस निकालें, तो क्या होगा? इज इक्वल टू द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज। तो वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल सीरीज आपके पास ये है, इसका मतलब m बराबर टू, m बराबर टू, तो m बराबर टू आप यहाँ पे रख दोगे तो ये हो जाएगा आर वन प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस आर टू प्लस पी का होल स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, सो आर वन प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस आर टू प्लस पी का होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू? ये है न्यू पी टू की। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं हम, क्या निकालेंगे? ये 1 सेकेंड। सबसे पहले हमें चाहिए क्या? हमें निकालना है न्यू पी इंफिनिटी, न्यू इंफिनिटी। नो इट्स नॉट लाइक दिस, सो दिस इज न्यू पी, बस m पहले लिख लेते हैं। प्रिंसिपल सीरीज का m के करस्पॉन्डिंग जो है वो है आर अपान वन प्लस एस का स्क्वायर माइनस आर अपान एम प्लस पी का होल स्क्वायर। ठीक, और हमें क्या चाहिए? न्यू एस चाहिए ना, न्यू एस इन्फिनिटी। तो न्यू एस एम कितना हो जाएगा इसका? आर अपान टू प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस आर अपान एम प्लस एस का होल। ठीक, इतना हो गया। ओके, और न्यू डी भी लिख लेते हैं। सो न्यू डी आपके पास है न्यू डी इनफाइनाइट, न्यू डी एम है आपके पास, वो कितना है? न्यू डी एम है आपके पास। तो दिस इज आर अपान टू प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस आर अपान एम प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो पहला टर्म इसी को सीरीज लिमिट बोलते हैं। बेसिकली ये न्यू पी इनफाइनाइट अगर हम निकालें तो नीचे लिख लेते हैं, तो इसमें m बराबर इनफाइनाइट अगर रखेंगे तो ये तो टर्म गया, जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी टर्म में इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो m बराबर इनफाइनाइट पे ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब न्यू पी इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? आर अपान वन प्लस का होल स्क्वायर। और हमें प्रिंसिपल सीरीज भी तो लिखनी है, तो प्रिंसिपल सीरीज भी लिख लेते हैं। प्रिंसिपल सीरीज हो जाएगा आपके पास, तो आर अपान वन प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस आर अपान वन प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस आर अपान एम प्लस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अगर हम न्यू न्यू पी सेकंड, सो ओके, माइनस हमारे पास प्रिंसिपल सीरीज हो गया,
फिर हमारे पास शार्प सीरीज हो गया, फिर डिफ्यूज सीरीज हो गया। तो प्रिंसिपल सीरीज तो हम लिखे ही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो हमें किसकी ज़रूरत है? हमें फंडामेंटल सीरीज की ज़रूरत है, जो हम नहीं लिखे हुए हैं ना। चारों सीरीज बेसिकली लिख रहे हैं। सो ये आपके पास है, फंडामेंटल है आर अपान 3+d का होल स्क्वायर माइनस आर अपान एम प्लस एफ का होल स्क्वायर, और आर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। तो न्यू पी इन्फिनिटी अगर हम कैलकुलेट करें, न्यू पी इन्फिनिटी यानी एम बराबर इनफाइनाइट, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो आ जाएगा आर वन प्लस एस का होल स्क्वायर। फिर अगर हम कैलकुलेट करें न्यू एस इन्फिनिटी, न्यू एस इन्फिनिटी, एस ये है तो इनफाइनाइट रखेंगे, एम बराबर इनफाइनाइट, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यह आ जाएगा आर अपॉन 2+p का होल स्क्वायर। ठीक है, आसान है। और यही सेम टर्म आएगा आपका अगर आप न्यू डी इन्फिनिटी निकालो। न्यू डी इन्फिनिटी अगर निकालो तो न्यू डी ये है, डिफ्यूज सीरीज, तो डी बराबर एम बराबर इनफाइनाइट रखो। एम बराबर जब इनफाइनाइट रखेंगे तो ये टर्म हो गया जीरो, यह आ जाएगा आर अपॉन 2+p। और ये हमें दिख भी रहा है कि चाहे शार्प सीरीज हो चाहे डिफ्यूज सीरीज हो, दोनों का जो सीरीज लिमिट यानी इनफाइनाइट वाली जो वैल्यूज है वो सेम होती है। ठीक, तो आपके पास रिडबर्ग शूट्सर लॉ जो है वो बोलता है कि अगर आप ये निकालिए न्यू इन्फिनिटी पी, तो हमें यही निकालना है, माइनस न्यू इन्फिनिटी एस ले लो या डी ले लो। ठीक है, तो न्यू पी इन्फिनिटी यह है आर अपान 1+s का होल स्क्वायर माइनस न्यू एस इन्फिनिटी यह है आर अपान 2+p का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखें अगर हम, तो ये हमारा प्रिंसिपल सीरीज का पहला टर्म हो गया, ये वाला प्रिंसिपल सीरीज का पहला टर्म r1+s, और यहाँ m+p, तो m बराबर अगर हम 2 रख दें तो हो जाएगा r2+p, यानी ये टर्म आ जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल सीरीज की दूसरी दूसरा आपके पास वेव नंबर है, राइट, m बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रिंसिपल सीरीज। तो ये फर्स्ट लाइन, क्योंकि फर्स्ट लाइन क्या होती है, m बराबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो m बराबर 2 रखेंगे तो फर्स्ट लाइन मिलेगा, m बराबर 3 रखेंगे तो सेकेंड लाइन मिलेगा प्रिंसिपल सीरीज का, एंड सो ऑन। तो यही आपके पास आता है रिडबर्ग शूट्सर लॉ। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास रुंजे लॉ। तो रुंजे लॉ जो होता है वो क्या होता है, रुंजे लॉ, द वेव नंबर डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूज सीरीज लिमिट एंड द फंडामेंटल सीरीज लिमिट इज इक्वल टू द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफ्यूज सीरीज। तो बेसिकली हमें ये निकालना है, न्यू डी इन्फिनिटी माइनस न्यू एफ इन्फिनिटी। न्यू डी इन्फिनिटी माइनस न्यू एफ इन्फिनिटी अगर हम देखें तो हमारे पास हो जाएगा, ये तो हमने निकाल लिया है ना, न्यू डी इन्फिनिटी माइनस, तो न्यू डी इन्फिनिटी की हमें ज़रूरत है, उसको रख लेते हैं, ये हमें ज़रूरत है। और हमें चाहिए न्यू एफ इन्फिनिटी, तो एफ सीरीज ये है, एम बराबर इनफाइनाइट रख देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास आर अपान 3+d का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इसमें, सो ये हो जाएगा न्यू इन्फिनिटी डी माइनस न्यू इन्फिनिटी एफ। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास न्यू इन्फिनिटी डी, सो दिस आर अपान 2+p का स्क्वायर माइनस आर अपान 3+d का स्क्वायर। तो अगर ध्यान से हम देखें पास, सॉरी, तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज है, तो 3+d का होल स्क्वायर माइनस, ओके, सो दिस इज योर न्यू डी 3, न्यू डी, ओके 1 सेकेंड, तो न्यू डी इन्फिनिटी माइनस न्यू एफ इन्फिनिटी अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, न्यू डी इन्फिनिटी माइनस न्यू डी इन्फिनिटी कौन सा होगा, ये टर्म होगा, माइनस r3+d। तो ये आ गया आपके पास न्यू डी 3 के बराबर है ना, ये है, देखो ये आपके पास सीरीज है, 1 सेकेंड, ये न्यू डी इन्फिनिटी न्यू डी एम के करस्पॉन्डिंग है, r अपान 2+p आ ही रहा है, और ये है माइनस r अपान 3+d का होल स्क्वायर। मतलब m बराबर अगर 3 रख देंगे तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू है वो सेम इस वैल्यू के बराबर आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास रुंजे लॉ। ठीक है, तो रुंजे लॉ हम लोगों ने निकाल लिया है। रुंजे लॉ कैसे निकला है, बेसिकली ये फार्मूला यूज करके, है ना। सो न्यू इन्फिनिटी डी माइनस न्यू एफ इन्फिनिटी निकाला, न्यू डी 3 के बराबर आएगा, न्यू डी 3 के बराबर आएगा, इसी को बोला जाता है रुंजेज लॉ।